हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की जो है स्टडी अच्छी से चलती होगी। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने जो है हमारे पास भेजा था कि आप आरबीआई इंक्रीमेंटल सीआरआर पे जो है एक वीडियो मेकिंग करके आप अपलोड कीजिए। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है आरबीआई आरबीआई इंक्रीमेंटल सीआरआर का। जब आरबीआई के चैप्टर पे जब हम आएंगे, जब बैंकिंग सेक्टर पे जब हम आएंगे, आरबीआई का जब हम करवाएंगे सीआरआर और एसएलआर, तो उसमें हम पूरा लॉन्ग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन एनालिसिस और फैक्ट तथ्य वो पूरा आपको दिया जाएगा। तो आप लोगों से, और अच्छा ये मैं ये भी बता दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को वॉचिंग कीजिएगा। 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो है और उस पर अभी जो है 10% और 6% का जो आया हुआ था कि आरबीआई ने जो आपको रेपो रेट्स और रेपो रिवर्स का उसने किया, तो उसमें हमने डाला हुआ है। ठीक है, आगे इसका मेकिंग करके जो है ना पूरा डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, कोई वो नहीं है। आप लोग बिल्कुल वाचिंग करते रहिए और सही तरीके से आप अपना स्टडी कीजिए। और देखिए, आप लोगों से एक मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, आप सब स्टूडेंट हैं कहाँ पे? ना तो सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना वाचिंग कर रहे हैं, ना व्यूज दे रहे हैं। हम इतने मेहनत से जो है आप लोग के लिए वीडियो और जो है सब सारा शूट कर रहे हैं, सारा ये बना रहे हैं आपका, आपके लिए जो है एक एक टॉपिक को अलग अलग करके हम सब टॉपिकों को डाल। लेकिन हम आप इंडियन पॉलिटी में देख लीजिए, आप राज्य व्यवस्था में देखिए, सबका एक एक करके इसलिए हमने बनाया हुआ है कि आप लोग का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और आपको इकोनॉमिक्स में भी आप देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो बोला जाए भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो सब कुछ एक एक पॉइंट कर करके जो बोला जाए एक एक टॉपिक कर करके हमने डाला हुआ है। आप लोग जो है थोड़ा सा, आप लोगों से बस यही है कि आप लोग आइए, जुड़िए और आप लोग जुड़े और आप लोग ये स्टडी कीजिए। तरह कि आप देखिए, हमने जो है इकोनॉमिक्स में आपको जीडीपी के बारे में बताया था, तो जीडीपी जो है ना हमने डाला था। तब जीडीपी का जो है ना पहले हमने मार्केट पे डाला, मार्केट और जो बोला जाए आपको ट्रांसपोर्ट पे किया हुआ है, कॉस्ट पे किया हुआ है, आपको ट्रांसपोर्ट पे किया है, कॉस्ट रेट क्या है, आपको मार्केट का कॉस्ट रेट क्या है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट रेट क्या है, वो किया। और दूसरा टॉपिक आपको उसमें डाला हुआ है जो उसमें जीएनपी हो गया, आपको एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, ठीक ना। तो ये टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक जीडीपी से ही मैं करने जा रहा हूँ। तो चलिए आप आ जाइए टॉपिक का, ये मैं करवाऊंगा जीडीपी का क्या है, रियल जीडीपी है। इसमें आपको क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी होगा और रियल जीडीपी होगा, ठीक ना। जीडीपी का जो है नॉमिनल जीडीपी होगा और रियल जीडीपी होगा। उसके बाद इसका आपको जितना भी जो है, उसके बाद आप आ जाइए ग्रीन जीडीपी। तो आज का चैप्टर ये रहेगा। उसके बाद ग्रीन जीडीपी का जो टॉपिक होगा, उसके बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हो जाएगा आपको डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा, तो ये आज आपको बोलना है प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा सा प्राइवेट इनकम के बारे में मैं इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करूंगा। तो ये रह गया आपका, और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप पूरे एंड तक वाचिंग कीजिए हमारे वीडियोज को, एमएम ग्लोबल कैरियर को आप लोग पूरा एंड तक वाचिंग कीजिए। और बीच में जो है ना बहुत सारी चीजें हम रिलेटेड करते हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड किया, आपको इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक का है जो ज्योग्राफी से किया, ज्योग्राफी का जो है इसमें आपको कुछ साइंस टेक की कुछ चीजें आ गई, आपको इन्वायरमेंटल से इकोनॉमी इकोलॉजी से हो गई। तो आप लोग पूरी वीडियो जब तक वाचिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग की इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपसे जो है ना आज रियल जीडीपी के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी होता क्या है, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना आधार वर्ष के मूल्य की स्थिति पर निर्भर की जाती है। ये क्या है, एक वर्ष, ये क्या है, जब एक वर्ष में आधारित वस्तु के सेवाओं के मूल्य की गणना कि आधार वर्ष के मूल्य स्थिर कीमतों पर की जाती है। मतलब स्थिर कीमत जो बिल्कुल फिक्स कीमत है आधार वर्ष का, तो उस पर क्या होता है, रियल जीडीपी की गणना होता है, पहला पॉइंट। और इसी में रियल जीडीपी का दूसरा पॉइंट आएगा, इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं, मतलब पूरा फैक्ट माना जाता है। ये क्या है कि इसमें क्या है कि पूरा आपको रियल जीडीपी में जो है विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इससे इससे क्या अर्थव्यवस्था को सही एवं आर्थिक वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है। ये क्या सही आर्थिक और विश्वसनीय विश्वसनीय स्तर पे स्पष्ट करता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक ना। और आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि जीडीपी की जो है ना, जीडीपी की जो आपको जीडीपी की जो है, जीडीपी के सबसे पहले व्याख्या क्या है हुई आपको, जीडीपी की सबसे पहले, जीडीपी को मापने की अंतरराष्ट्रीय मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटेंट 1993 में तय किया गया था, ठीक। इसे SNA 93 के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है, जीडीपी के मापने के लिए किसी देश के कंट्री, हर कंट्री का
अपना जीडीपी मापने के लिए एक जो है ना नेशनल एजेंसी होती है, नेशनल कार्यालय, नेशनल संस्थाएं होती है, तो मापती, जैसे आपको मैं बोला था सीएसओ, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वाली आप टॉपिक में ये कीजिएगा। तो ये 93 में क्या हुआ था, नेशनल अकाउंटेंट 93 में, SNA 93 में के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने तैयार किया था। ठीक ना। इसमें क्या है कि भारत की जीडीपी की गणना 3 महीने और वार्षिक दर पे की जाती है, और भारत की जीडीपी जो है ना 3 महत्वपूर्ण भाग पे टिका हुआ है। क्या कौन कौन सा है आपको इस पे, कृषि है, सेवा है, कृषि है, सेवा है। ठीक ना, कृषि और सेवा महत्वपूर्ण भाग है जिनके आधार पर जीडीपी की तय की जाती है। क्या किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक ना। और इसमें मैंने आपको बोला ना कि आईएमएफ का रोल क्या है। आईएमएफ का तो आपको पता है, जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे आएंगे तो आईएमएफ का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन करूंगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या होता है, क्या। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आपको मैं बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या देती है, किसी देश को जो कर्ज देती है, वो कर्ज किस अकॉर्डिंग पे देती है, आर्थिक नीतियों के सुधार करने पे। जब आर्थिक नीति ही सुधरेगा, जब इकोनॉमिकल मैनिफेस्टो जो होता है, इकोनॉमिकल जो थिंग्स होता है, थॉट्स होगा, जब वो सुधरेगा, मैं आपको इंडस्ट्री हो गया, आपको इंडस्ट्री हो गए, कल कारखाने हो गए, मार्केट को सुधारना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, बाजार में जो है ना तरलता लाने के लिए क्या आईएमएफ जो है किसी भी नीति, मतलब आर्थिक नीति को सुधारने के लिए आईएमएफ फंड देती है। तो ये आईएमएफ का काम इंटरनेशनल, ये किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बैंक, किसी भी कंट्री को देती है। ठीक है, तो इसमें आईएमएफ हो गया, आपको वर्ल्ड बैंक हो गया, संयुक्त राष्ट्र जो है विकास संगठन हो गए, वो OECD हो गए। ठीक ना। तो ये क्या, ये महत्वपूर्ण वर्ल्ड की संस्थाएं जो। और अच्छा, वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक जब किसी देश को कर्ज देता है ना, तो वह आर्थिक नीति को सुधार के लिए, विकास के डेवलपमेंट के लिए देता है, और पुनर्निर्माण के लिए देता है। जैसे पुनर्निर्माण का मतलब हो गया कि आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, आयात निर्यात हो रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में, या किसी देश की जो है ना मुद्रा जो बोला जाए बिल्कुल नीचे गिर चुका है, वहां का जो बोला जाए आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो चुका है, तो उसको जो है ना पुनर्निर्माण के लिए, और जो बोला जाए आपको नीति बनाने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, विकास के लिए, कि सतत विकास हो जाए वहां पे उस देश, आर्थिक विकास का डेवलप करने के लिए जो है ना ये संस्थाएं जो है ना वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का हो गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, आपको स्वीडन यूरोपीय कंट्री हो गई, एशिया की कोई भी कंट्री हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। आपने श्रीलंका का देखा था कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब आपको IR में आऊंगा ना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और करंट से जब जोड़ूंगा, तो उस टाइम में मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था की चौपट हुई वहां पे, वो कैसे हुई और क्या, वो सब सारा सब कुछ, और ये बहुत हाईलाइटेड भी रहा है। तो मैं आपको वर्ल्ड बैंक को बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक जो है ना नीति निर्माण, विकास, समझे, आपको विकास के लिए, और जो बोला जाए उस देश की अर्थव्यवस्था एक पटरी पे लाया जाए, और वहां का सतत विकास हो सके, तो इसके लिए जो है आपको वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। मगर IMF क्या करती है, IMF सिर्फ जो आर्थिक जो नीतियों की निर्माण के लिए देती है, मगर IMF को भी चाहिए कि वहां पे डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है वहां पे, तो उसका भी चाहिए। और मैं आपको एक चीज ये भी बोल रहा हूँ कि आपको बता दूं कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक शाखा है जहां पे मुद्रा आरक्षित कोष पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री जो सदस्य, IMF के 197 जो है ना, 190 जो है सदस्य, अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है आपको, और वर्ल्ड बैंक का 189 जो है ना सदस्य हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको मैं बोलूं आपको जो IMF के बारे में, IMF जो है मुद्रा, IMF में मुद्रा आरक्षित कोष होता है, डॉलर्स में और स्वर्ण के रूप में होता है। हर देश जो है ना अपने मुद्रा आरक्षित कोष में IMF के थ्रू, जैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो RBI है, RBI में भी आरक्षित कोष जमा किया जाता है डॉलर में, USD जिसको बोला जाता है। और स्वर्ण भी आपको पता है कि जब नोट छपता है, RBI जो नोट छापती है, तो सोने की जरूरत होती है। आपको पता है कि सोना, जितना भी अपने कंट्रीज में सोना अगर होगा, उतना ही जो है ना आप डेवलप होंगे। और जैसे मिडिल ईस्ट में जो यहाँ के जो है
भारतीय लोग मिडिल ईस्ट में चले गए काम करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री पैसा नहीं देती है, मिडिल ईस्ट उसके बदले में तेल और सोना देती है। मगर यहाँ के जो लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ की गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट उनको जो है ना पगार, जो तनख्वाह बोला जाए, पेमेंट बोला जाए, उनकी सैलरी देती है। तो ये रह गया आपको। अच्छा, ये आईएमएफ जो है मुद्रा, अभी क्या है, चाइना का सबसे ज्यादा मुद्रा आरक्षित कोष में जो है ना बोला जाए यूएसडी जमा है, मतलब डॉलर स्वर्ण और जो बोला जाए वहां पे यूएससी डॉलर जो है वो पूरा, मतलब अभी 1 नंबर, 20 में 1 नंबर पे चाइना है। और आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि लोन लेने में जो बोला जाए आईएमएफ से, सब आईएमएफ का सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ल्ड में जो कर्ज है ना, तो वो यूनाइटेड नेशन जो बोला जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आईएमएफ की कार्यालय कहाँ है आपको पता होना चाहिए, वैक्सिंगटन डीसी में है। और अभी ये वैक्सिंगटन डीसी ने ये भी रिपोर्ट किया था कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जो है कर्ज है। तो वैक्सिंगटन डीसी ने एक अपने वक्तव्य में बोला था कि जो है इस कर्ज को जो है ना आईएमएफ से अब कर्ज लेना बंद किया जाना चाहिए और चुकाना चाहिए। ठीक, आपको ये होगी। और चाइना जो है, चाइना सबसे ज्यादा अपना मुद्रा आरक्षित कोष जो है ना जमा करके रखा हुआ है, और जिसके चलते चाइना जो है युआन के थ्रू जो है ना अब इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी उतर रहे हैं। मार्केट जो बोला जाए ना इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक जो है बल, अपना दल बना रहा है, बस बिल्कुल एक जो बोला जाए मजबूती के साथ में उभर रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना में कितना डेवलप, कितने मतलब प्रोसेस उसका डेवलप करने का कितना तेज है, कितना फास्ट है। तो ये रह गया, आपको ये रह गया यहाँ पे, ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया चाइना का, ठीक ना। और इधर में आईएमएफ का बोल दिया। आईएमएफ जो है ना, अच्छा आईएमएफ जो है ना, आईएम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ है, ये सबसे ज्यादा किसको कर्ज दिया हुआ है, अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना सबसे ज्यादा कर्ज के तले जमा हुआ है। उसके बाद भी और भी कंट्री हैं जो है, पैराग्वे हो गया आपको, इधर ब्राजील हो गया, फिर इधर पाकिस्तान, आपके जो इंडिया के अपने देश के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान पे भी जो है बहुत जो है बोला जाए, एक बोला जाए जो है ना कर्ज आईएमएफ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। चाइना, चाइना भी है मगर चाइना उस लेवल पे नहीं है। सबसे बोला जाए ज्यादा तो अमेरिका है, जापान पे भी है। ऐसा नहीं है कि जापान डेवलप्ड कंट्री है तो जापान पे नहीं है, अमेरिका पे नहीं है। अमेरिका ऋण लेने के मामले में 1 नंबर 1 पे पूरे विश्व में, याद रखिएगा लोग। किससे? आईएमएफ से। तो ये रह गया आपका ये। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आईएमएफ का अपनी इंडिया की एक एनआरआई जो है गीता गोपीनाथ, आपको पता है इनको प्रमोट करके आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। ये आपको कोरोना काल के जस्ट बाद ही उन्होंने जो अपने इकोनॉमिकल थ्योरीज में उन्होंने जो अपना एक थिंक जो दिया था, थॉट दिया था, उसके बाद इनको जो है पूरा, और उन्होंने ये भी बोला था कोरोना काल को, बोला था कि ये वर्ल्ड का सबसे जो बोला जाए ना सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी पूरे वर्ल्ड के बारे में बोला उन्होंने। तो ये गोपीनाथ थी, गीता गोपीनाथ। ये क्या है, आपको आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है जो इंडियन मूल की हैं। वर्ल्ड बैंक में मैंने आपको बोला है कि ये क्या है, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक है। ये क्या, IBRD, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। 1944 में आईएमएफ के साथ, 1944 में आईएमएफ के साथ में वुड्स सम्मेलन के साथ में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के साथ स्थापित किया गया था। इसमें कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। ये इसमें 5 संस्थाएं, विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी आपको एजेंसी है, और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID बनाया गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विवाद, जैसे 2 देशों में कोई विवाद हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो उसको निपटारे के लिए जो है ना उसके निपटारे के लिए आपको ये जो है आपको ये संस्थाएं बनाई गई। 5 संस्थाएं हैं आपको, तो आपको मैं ये क्लियर कर दिया। अब इसमें क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये क्या है, सिर्फ यूरोप के कंट्री के लिए बनाया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय कहाँ पे है? ये पेरिस में है। ये कब हुआ था? 16 अप्रैल 1948 में OECD, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में जो है ना इसका निर्माण हुआ था। मतलब उसके बाद मगर ये जो है ना 1961 में OECD के रूप में बदल दिया गया। और ये एक ये क्या अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, और इसके यूरोप के कितने हैं? 36 सदस्य जो है ना इसके देश, इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्य। तो ये आपको आ गया, ये हो गया ना आपको।
ये मैंने आपको बता दिया। आईएमएफ का आपको जो बोला जाए अच्छा WTO भी पढ़ना है, मगर मतलब जब मैं उधर आऊंगा ना, विश्व व्यापार संगठन, जब उधर आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आऊंगा तो कराऊंगा। और आपको मैं आईएमएफ के बारे में भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया आपको, या यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन हो गया, तो ये जो है ना मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट थोड़ा सा जो ऐसे ये मैं जो है आपको इकोनॉमिक से रिलेटेड करना हूँ। आपको मिडिल ईस्ट से जो कच्चे तेलों का जो कच्चे तेल हो गया, पक्के तेलों का जो आयात होता है, वो पता है किस करेंसी में होता है आपको? जो आपको कुवैत की करेंसी दिनार है, दिनार में होता है। आपको कुवैत हो गया, सऊदिया हो गया, आपको मिडिल ईस्ट में जो है यूएई हो गया, आपको दोहा कतर हो गया, बहरीन हो गया। तो इस कंट्री से जो है ना भारत जब आयात करता है वहां से जो है तेलों का आयात करता है, तो वो किस में जो है अपने करेंसी का करता है, वो दिनार में। पूरे वर्ल्ड के कोई भी कंट्री है, अगर मिडिल ईस्ट से तेल का आयात करना है तो वो दिनार में करना। ओपेक कंट्री जो है, जो ओपेक कंट्री जो ये आपको मिडिल ईस्ट के जो है आपको तेल के जो है बोला जाए, ओपेक कंट्री जो सदस्य कंट्री है, तो वहां पे किस चीज से चलेगा ये? अच्छा, आपको इंटरनेशनल आपको मार्केट में अगर मैं आपको लेके चलूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लेके चलूँ, तो वहां पे क्या है, पहले तो आपको यूएसडी डॉलर में, तो आपको यूएस डॉलर में होता है, ठीक है। आपको दूसरा में यूरो में, कोई कई कंट्री है जहाँ पे यूरो की भी डिमांडेड है। उसके बाद है सीवीसी फ्रैंक का जो करेंसी है वो आता है। चाइना को पता ही है कि अभी मार्केट में चाइना अपना युआन को निकाल रहा है, और वो अभी बोल भी रहा है, बहुत सतत तरीके से विकास भी कर रहा है, बिल्कुल जो बोला है बहुत फास्ट विकास कर रहा है। आने वाले जो आपको चाइना का आईएमएफ में जो वर्ल्ड बैंक में उसका मुद्रा आरक्षित कोष है, चाहे देश में भी उसने जो अपने आरक्षित, जैसे इंडिया में जो है आपको आरबीआई बैंक में अपने मुद्रा आरक्षित कोष यूएसडी जो बोला जाए डॉलर में जो होता है रखा गया हुआ है। तो ये चीजें जो है ना आने वाले टाइम में चाइना जो है ना बहुत देर, आपको पता है कि जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के मार्केट अगर एशिया में देखा जाए, वो चाइना में चिप्स बनते हैं, छोटे छोटे चिप्स बनते हैं। वहां पे कितना ताइवान के लिए अमेरिका और चाइना में जो भिड़ंत हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है। जो मैं आपको खैर वो आपको इंटरनेशनल जो है ना रिलेशन में मैं आपको आईआर में जो है सब सारा करूंगा। आप लोग आगे बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको आपको जीडीपी में जो आपको आज ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये क्या है? आपको नॉमिनल जीडीपी में जो है बेसिक्स फॉर द कंपेरिजन, मीनिंग क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक्स आउटपुट प्रोडक्ट्स इन अ ईयर वैल्यूड एट करेंट मार्केट प्राइस। ये क्या है नॉमिनल जीडीपी में? इसमें जो है आपको क्या होगा, प्रोडक्ट में जो पर ईयर में करंट जो है करंट मार्केट प्राइस क्या है मनी का, उस पे आपको इसमें है। और रियल जीडीपी में, रियल जीडीपी याद रखिएगा लोग, रियल जीडीपी बिल्कुल रियल वास्तविक होता है। ये रियल जीडीपी इज सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक्स आउटपुट प्रोड्यूस इन अ ईयर वैल्यूड एट द प्रोडक्टेड बेस्ड मार्केट। मतलब बेस्ड मतलब एकदम बोला जाए जिसका बेस्ड मार्केट बिल्कुल मजबूत है, उसमें रियल जीडीपी क्या होगा, वो अपने मार्केट ऑफ प्राइस को जो है ना फिक्स करेगा। ठीक है, ये आगे। अब अगला टॉपिक आइए आप, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इनफैक्ट इन्फ्लेशन में क्या होगा, इसमें नॉमिनल जीडीपी में जो है ना टेकन इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। इसमें क्या अकाउंट में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जो है जहां पे बोला जाए घटेगा। मंदी जब आता है, जो कोई चीजों की महंगाई बढ़ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद से आपको पता होगा 2010 में अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो बर्गर ले रहे हैं, ठीक 100 रुपए में बर्गर और एक जो बोला जाए आपको कोल्ड ड्रिंक्स की कैन आ गई। अगर आज आप वही जाइए 2023 में 22-23 में जो है आपको कोरोना काल में तो बहुत मंदी, आप बहुत बुरा हाल था, आपको तो पता ही है कि कैसे कैसे सब। और उसके बाद से कोरोना काल के बाद से जो करेंसी का जो डिवैल्यूएशन हुआ है, वो तो आप लोगों से अछूता नहीं है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है उनको पता ही होगा, और आप सबको, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको तो इतना कम से कम ये चीजें तो आप लोग को भी होगी। तो अब क्या है कि अब 100 रुपए में एक बर्गर ही मिलेगा। आप किसी मैकडोनाल्ड में चले जाइए, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाला मैटर हटा दीजिए। तो ये चीजें आपको आ गई यहाँ पे, ठीक, ये रह गया आपको। तो इसमें मैंने बोला ना नॉमिनल, आपको नॉमिनलिटी में जो है इन्फ्लुएंस इनटू द अकाउंट होगा। और ये जीडीपी में क्या होगा, इन्फ्लुएंस जो है ना एडजस्ट होगा। मतलब जीडीपी में जो एडजस्ट किया जाएगा वहां पे कोई इफेक्टेड नहीं होगा। और जो रियल जीडीपी, नाम ही है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, तो याद रखिएगा। उसके बाद तब आता है एक्सपोजेड जो है, इसमें क्या आएगा, करंट मार्केट आएगा, करंट जो अभी मार्केट चल रहा है। और उसमें क्या होगा, बेस ईयर
मार्केट प्राइस होगा, मतलब बेस ईयर का जो बेस है पूरे साल का उसका मार्केट प्राइस रखा जाएगा। उसका बाद तब आता है वैल्यू ऑफ जीडीपी। ये क्या, इज मोर हाइजर सिंस करंट मार्केट चेंज आर टोकन इनटू इफेक्ट होगा। तो ये रह गया आपको उसमें। उसके बाद रियल जीडीपी में क्या आएगा आपको, इज मच लोअर ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द बेस्ट ईयर। ये भी वही आपको बेस्ट ईयर में मच मतलब ज्यादा, बिल्कुल जो है ना बेस ऑफ मार्केट जो बोला जाए वो बिल्कुल हाई होगा, जो है हाई होगा, ठीक ना। और उसके बाद तब आता है इसमें आपको नॉमिनल डीजीपी में आएगा यूज। इसमें क्या होगा, कैन बी दो प्रोवाइडेड विद द वेरियस क्वांटिटी ऑफ द गिवन ईयर। मतलब इसमें जो क्वांटिटी जो दिया जा रहा है वो ईयर्स पे दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आपको रियल जीडीपी में आएगा, रियल जीडीपी में आएगा क्या, कैन कंपोज विथ टू ईयर्स टू मोर फाइनेंस ईयर, मतलब 2 ईयर्स का, इस साल का और अगले साल का फाइनेंस ईयर को मिला के किया जाएगा, इसका बेस किया जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी फ्रॉम नेशनल जीडीपी। इकोनॉमिक्स ग्रोथ कैन नॉट बी द ओनली सेंड ईयरली, मतलब क्या है इसमें, क्या इसका क्या है फ्रॉम जीडीपी का, इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ कैन नॉट बी ओनली, एक पे इसमें डिपेंड नहीं होगा। मगर इसमें रियल जीडीपी में क्या होगा, गुड इंडिकेटेड ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसमें गुड अच्छे तरीके से इसका डेवलप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो ये आपको मैंने ये चीजें आपको बता दी है। अब आइए इसके बाद से जो है आपको पोटेंशियल, आप पोटेंशियल जीडीपी पे आइए। पोटेंशियल जीडीपी मैंने आपको बोला था ना कि पोटेंशियल जीडीपी जो है आपको सबको अलग अलग करके करूंगा। पोटेंशियल जीडीपी में क्या है, संभावित घरेलू उत्पाद, उत्पाद जीडीपी उत्पादन के स्तर जिसमें कोई भी अर्थव्यवस्था निरंतर अस्फीति दर पर उत्पादित कर सकती है। मतलब इन्फ्लेशन आपको आ गया ना, इन्फ्लेशन का फिर वही दौर आ गया। घरेलू उत्पाद को इन्फ्लेशन करती है, मतलब मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई, बिल्कुल बोला जाए एक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल पोटेंशियल जीडीपी वो एक पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू ही मान के चलिए कि जो एकदम बिल्कुल धरास कर दे, जहां पे करेंसी जो है ना डिवैल्यूएशन हो जाए, मार्केट की डिवैल्यूएशन हो जाए। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आपको, इज द लेवल ऑफ द रियल जीडीपी पुट द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड परस्यूट इट वेयर फुल द एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता पाता आपको। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा इसमें जो है आपको, वी परस्यूट द गुड एंड द सर्विस दैट द makes of the all GDP using the factor प्रोड्यूस लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल्स होगा, लैंड होगा आपको, इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस होगा। और इसका अगला पॉइंट होगा एट एनी गिफ्ट टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वही है मानव कैपिटल, मजदूर आ जाएगा यहाँ पे। फिजिकल कैपिटल वही मजदूर है जो मालों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जो मजदूर होते हैं, मतलब लेबर मार्केट आ जाएगा। लैंड इंटरप्राइजेस हो जाएगा, इसमें शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स्ड हो जाएगी, इसमें फिक्स्ड होगा, ये सब चीजें फिक्स्ड होगी, ठीक ना। आपको जो मैंने बोला क्या क्या होगा, कैपिटल होगा, क्या ह्यूमन कैपिटल्स होगा, फिजिकल कैपिटल होगा, लैंड इंटरप्राइजेशिप्स होगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के फिक्स होगा। उसके बाद आप आइए ग्रीन जीडीपी। आपको जो है पोटेंशियल जीडीपी तो आपको मैंने करा दिया ना, ठीक। अब पोटेंशियल जीडीपी में आपको बोला ही कि कैसे वो पोटेंशियल के साथ में, और पोटेंशियल के साथ में जब हरास होगा तो उतना पोटेंशियल से ही होगा, और अब ग्रो होगा तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी से होगा। तो ये चीजें होगी। आप ग्रीन जीडीपी में क्या है, ग्रीन जीडीपी में आपको है, ग्रीन जीडीपी का मतलब जैव विविधता की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण को मापा जाता है। किसी देश की ग्रीन जीडीपी में मतलब है कि वह देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए किस सीमा तक है। ग्रीन जीडीपी से जो है ना आपको इसमें जो है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जीडीपी पर्यावरण इन्वायरमेंट को क्षति पहुंची है। देश के लोगों ने 25 करोड़ अर्न किया और 5 करोड़ जो है ना मशीन लगाने में खर्च किया और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया। तो हम मानते हैं कि 20 करोड़ रुपए हमने कमाया उसमें, मगर कुछ लोग मानते हैं क्या कि आय से ज्यादा जो है ना खर्च हो गया, हमें बचा ही क्या। अब ग्रीन जीडीपी में क्या है, ग्रीन जीडीपी ऐसा जीडीपी है जहां पे जो बोला जाए आपको डेवलप जो होगा वो बिल्कुल इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को जो है बोला जाए आपको ध्यान में रख के किया जाएगा, ठीक ना, ध्यान में रख के किया जाएगा। तो ये रह गया आपको, ये रह गया ध्यान में किया जाएगा, मतलब सतत विकास जो होगा वो ग्रीन जीडीपी में जो है ना आपको, जैसे वुडलैंड की जो कटाई हो रही है, ऐसे जो आपको देखा जाए वुडलैंड की कटाई हो रही है, वहां पे इंडस्ट्री बैठ रहा है, फैक्ट्री बैठ रहा है, फैक्ट्रिलाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, वहां पे जो है ना विनाश, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों के विनाश हो रहा है। तो उसके लिए क्या है आपको, उसके लिए जो है ना जीडीपी जो है ना, जीडीपी मेन
फैक्टर, मतलब ग्रीन जीडीपी मेन फैक्टर है। ग्रीन जीडीपी का मतलब है कि पर्यावरण को, वन की वुडलैंड की कटाई को रोका जाए और सतत विकास किया जाए। ग्रीन मतलब कैसे किया जाए, आपको जैसे आपको पता है कि जब ये सब कटाई होगी, पेड़ों को, वुडलैंड की कटाई होगी, जो है नाले तालाब झरना जो है ये सब सूखेंगे, जब वहां पे फैक्ट्री से जो निकलेगा, जो केमिकल पदार्थें निकलेंगी वो जाएंगी, तो जीव जंतुओं में, जल में जो है ना पॉल्यूशन फैलेगा, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलेगा। तो उससे क्या होगा आपको, तो वहां पे क्या होगा आपको, जो बोला जाए वहां पे आपको ये चीजें होगी कि वहां पे इन्वायरमेंट पे बिल्कुल पॉल्यूशन फैल जाएगा। तो इसके लिए जो है ना आपको जीडीपी को लागू किया गया, मतलब ग्रीन जीडीपी को लाया गया। और ग्रीन जीडीपी को सबसे पहले अपनाने वाला कौन सा देश है, चाइना है। याद रखिएगा 2004 में सबसे पहले सतत विकास की तरफ ग्रीन जीडीपी को जो अपनाया ना, वो चीन ने अपनाया, चीन ने अपनाया। तो इसमें क्या थी, आपको मैंने बोला ना कि वुडलैंड की कटाई हो रही है और ग्लोबलाई, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितने तेजी से बढ़ रहा है, और जो बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर जो है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितने उत्सर्जन हो रहे हैं, और जिसे ओजोन परत में बिल्कुल जो बोला जाए वो पराबैंगनी किरण की जो लेयर है वो बिल्कुल नीचे आ रही है और इफेक्टेड हो रहा है, तरह तरह से बीमारियां फैल रही हैं। तो उसको रोकथाम के लिए जो है ना सतत विकास तो किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मगर उसके रोकने के लिए जो है ना ग्रीन जीडीपी को लाया गया। ये किसके थ्रू, अंतरराष्ट्रीय जो है ना यूएनओ की एक संस्था जो है ना इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, और यूएनओ की तरफ से जो बोला जाए ये पूरे वर्ल्ड जो है इस पे काम जो कर रहा है। ये आपको बोला जाए पूरे विश्व जो है ग्रीन जीडीपी को अपनाया हुआ, मगर चाइना एक नंबर पे है। वो वहां पे क्या है कि कांचों के घरों में वो पूरा प्लांट का जो बोला जाए, प्लांट के जो बोला जाए आपको ग्रीन हाउस प्रोडक्ट के थ्रू, चाइना में बोला जाए बिल्कुल बीटी बैगन आ गया। आपको पता है कि आजकल जो है छोटा सा जो कद्दू हो रहा है, भिंडी हो रही है, टमाटर हो रहा है, इंजेक्शन दे रहे हैं तो बिल्कुल 3-4 दिन में जो है ना फसल तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह जो है खाद्य जो है रासायनिक खादों के थ्रू जो है अपने जो है कृषि को जो है पूरा बिल्कुल उगाया जा रहा है, जो बोला जाए एक डेवलप किया जा रहा है। तो ये रह गया ग्रीन, आपको ग्रीन जीडीपी इंडिया में भी जो है काफी चीजों को डेवलप किया गया। मगर आपको एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको एक यहाँ पे एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको उत्तराखंड के जो बोला जाए उत्तराखंड की एक संस्था जो है उन्होंने जो है अभी काफी चिंता व्यक्त किया था कि जो है आपको हिमालय रीजन में जो है वो डेवलप किया जा रहा है, सड़कों के, रेल मार्गों को डेवलप किया जा रहा है, जिसके तहत जो है ना वहाँ की वन प्रणाली खत्म हो रही है। वहां पे जो बोला जाए बिल्कुल एक विकास तो हो रहा है, मगर वहां पे जो झीलों का जो है विनाश हो रहा है, जो पहाड़ों का जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, तो काफी से भूकंप आने का खतरा हो रहा है वहां पे। अभी आपने देखा ही था कि जो पिछले बार आपको उत्तराखंड में जो वहां पे गढ़वाल रीजन हो गया, आपको आपको कमायूं रीजन हो गया, वहां पे कितने भूकंप के भी झटके आए वहां पे, और विनाश के कारण भी बना, वहां पे बाढ़ की आपदा भी आई। तो ये सब चीजें क्या है इससे हो रहा है, इसको रोकथाम के लिए जो है ना ग्रीन जीडीपी को लाया गया। मगर ग्लोबल वार्मिंग का जो बोला जाए बिल्कुल एक आपको मैं यहाँ पे इकोलॉजी जो है ना, ज्योग्राफी और इकोलॉजी से मैं आपको ग्रीन जीडीपी को जो है ना मैं अटैच कर रहा हूँ, रिलेटेड कर रहा हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये आप लोगों को ग्रीन जीडीपी का मैं लाभ और ग्रीन जीडीपी का जो है ना इनफैक्ट मैं उसका जो है ना इम्पैक्ट जो पड़ा हुआ है वो इनफैक्ट रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो कैसे पड़ा है और उसका क्या जो है लाभ क्या है और हानिकारक क्या, हानि क्या है, मतलब वो बेनिफिट क्या और लॉस क्या है। तो ये चीजें जो हुआ वहां पे आपने देखा ही है कि ग्रीन ग्लोबलाइजेशन जो है बिल्कुल ग्लेशियर फैल रहा है और तरह तरह से आपदाएं आ रही हैं, भूकंप की भी जो है संभावना काफी बढ़ रहा है, और भूकंप के कई झटके भी आ चुके हैं, कई जगह पे, एक जगह पे नहीं आए हुए हैं। जो है समुद्री तल में जो विविधता जो जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उसका कम हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजें जो है ना नेचर से जो बोला जाए एक तरह से ये हो रहा है। तो उन्होंने जो है ना जो वहाँ की उत्तराखंड की एक मठ है, उन्होंने जो इस पे रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट को मांग किया, तो बोला कि नहीं हिमालय रीजन में इसको रोका जाए। जैसे आपको बता दूं कि हिमालय रीजन में जो है ना आप बायोडाइवर्सिटी में आएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या है, हिमालय जो है 3 रीजन है इंडिया के अंदर, जो बोला जाए आपको पूर्वी हिमालय हो गया, मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय हो गया।
पश्चिमी घाट पूर्वी घाट हो गया और पश्चिमी घाट हो गया। तो आपको पूर्वी हिमालय में आप चले जाइएगा तो आपको सिक्किम आ जाएगा, आपको सिक्किम आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा। और आपको इधर पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको पता है कि आपको मध्य हिमालय में आपको ये हिमालय उत्तराखंड वाला रीजन आ जाएगा आपको, और मध्य हिमालय में आपको फिर ये आपको हिमाचल आ जाएगा। और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लेह लद्दाख और कश्मीर का ये रीजन आ जाएगा। और आप बायोडाइवर्सिटी की आप बात करेंगे तो इधर में कच्छ और रन की क्षेत्र आ गया, जो राजस्थान गुजरात से और उधर पाकिस्तान के बॉर्डर से जो लगता है, रन और कच्छ का क्षेत्र लगता है। अब तो ये आ गया। साउथ में आप उधर जाइएगा तो मन्नार की खाड़ी आ गई आपको, कर्नाटक जो आपको तमिलनाडु में रामेश्वर से लेकर अंडमान, आपको रामेश्वर से लेकर आपको जो बोले जाए आपको कन्याकुमारी तक जो लगता है, जो श्रीलंका से जो है ना अपने को अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए ना भारत की जो सीमा जो बोला जाए, तो आपको श्रीलंका से जो भारत को अलग करता है ना वो मन्नार की खाड़ी अलग करता है, जो आपको बोला जाए जो मन्नार की खाड़ी से करता है। और जो आपको बोला जाए ये बंगाल की खाड़ी को ये जो बोला जाए आपको बंगाल की खाड़ी में आप आ जाइए, उधर में आपको बे ऑफ बंगाल आ जाइए आप उधर में, वहां पे भी जो जैव विविधता है, जो वहां पे भी जो आपको बायोडाइवर्सिटी की जो क्षेत्र मिलते हैं। आप ईस्ट में अगर आप चले गए तो ईस्ट में आप जाइएगा तो जो है इंडो और म्यांमार जो पूर्वी घाट जिसको बोला जाए, सुंदरवन का जो बोला जाता है, सुंदरलैंड जिसको बोला जाए, सुंदरवन की जो एरिया है वो एरिया आ जाएगा। और मैं आपको इधर साउथ में इधर में आपको मैंने बताया कि जो ये रहा आपको श्रीलंका वाला जो पर्सन मन्नार की खाड़ी ही अलग करती है, रामेश्वर से लेकर आपको कन्याकुमारी तक ये अलग करता है। और उधर में आपको ये हो गया। और इधर में आपको दक्षिण पश्चिम के जो आपको पड़ोसी देश है मालदीव है, तो मालदीव को जो है आपको यहाँ से अलग करती है। ये रन और कच्छ की जो बोला है, रन कच्छ नहीं, मन्नार की खाड़ी हो गया। और रन और कच्छ उधर आपको पाकिस्तान और इधर में इंडिया में आपको राजस्थान और आपको श्रीलंका हो गया। और श्रीलंका ये राजस्थान हो गया और आपको गुजरात हो गया। तो ये क्षेत्र क्या है, ये आपको रन और कच्छ से लगता है। तो ये मैं आपको बता रहा। अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार में भी जो आपके पूरे जो बोला जाए जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की वो पूरा जो है एरिया जो बोला जाए वो क्षेत्र पड़ता है। खैर इकोलॉजी में जब ज्योग्राफी में मैं आऊंगा ना, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको मैं आपको सारा सब उसमें आपको डिस्क्रिप्शन पूरा जो है ना लॉन्ग वीडियो आपको करवाऊंगा। इसमें सिर्फ मैं आपको पॉइंटेड करवा रहा हूँ और रिलेटेड करवा रहा हूँ। तो ये रह गया आपको, ये चीजें हो गई आपको जो बोला जैव विविधता। समुद्री जैव विविधता के चलते भारत सरकार ने 1989 में इसे देश के पहले समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव संरक्षित इलाका में दर्ज किया था। किसको? मन्नार की खाड़ी को। तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ। खैर ये आगे जब आप बढ़ते चलिएगा मैं आपको बताना चलूंगा। आपने देखा ही है कि ग्लोबलाइजेशन जो बोला, ग्लोबलाइजेशन मैं बोल रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन के भी एरा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं इसमें ग्लोबलाइजेशन का एरा जो बोला जाए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन एरा बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही। मगर ग्रीन जीडीपी क्या है कि जो है ना वो अपने इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए जो है ना, मैंने आपको बोला ना कि ओजोन परत की संरक्षित। मैं आपको अगला टॉपिक में आ गया, आपको ग्रीन जीडीपी में ही मैंने आपको बोला ना, ग्रीन जीडीपी इज लर्न टू यूज बाई एक्सपेंसिंग जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब क्या ये इन्वायरमेंट करता है, मतलब इन्वायरमेंट के साथ में जो बोले एक तालमेल बैठाता है ग्रीन जीडीपी। मैं पहले भी आपको बता चुका। अब आइए, चीन पहला देश है जिसमें मैंने पहले भी बोल चुका हूं आपको, चीन पहला देश है। 2004 में पहली बार जो है ना हरित जीडीपी को के फॉर्मूले के पैमाने को अपनाया था। ठीक है, ये आ गया आपको ग्रीन जीडीपी हो गया। अब इसके बाद आपको आइए नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम को हम किसे डिफाइन करते हैं? एनआई से करते हैं। और पीसीआई को क्या कहते हैं? पर्सनल इनकम से डिफाइन करते हैं। पर्सनल इनकम क्या है? ये आपको पर्सनल इनकम है ये पर्सनल इनकम क्या होगा आपको? पर इनकम, पर्सनल मतलब अपना जो पर्सनली इनकम होता है। ठीक है, अब पर्सनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्टेड जो है ना पेमेंट मोड होगा। और इसमें क्या होगा भाई? हाउस होल्ड होगा, इसमें कारपोरेट टैक्स होगा, ट्रांसफॉर्मर पेमेंट होगा एट द हाउस होल्ड फ्रॉम द
गवर्नमेंट टैक्स जो गवर्नमेंट बोला जाए आपको, गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स होगा, ठीक है, ये इसमें आ गया आपको, प्राइवेट इनकम में आ गया जी। और इसके आगे में जो आइए आपको ग्रॉस एनुअल इनकम, ये क्या होगा, पेबल टैक्स है, अदर डिडक्टेड्स है, ये आ गया पर्सनल। अब आइए अगला टॉपिक, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम्स है। पर्सनल इनकम इज द टोटल इनकम्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बाय द कंट्री। जो कंट्री है ये क्या है, फॉर ए स्मॉल सोर्सेज, फॉर क्या है ये, फॉर, ये इसमें क्या होगा, फॉर ऑल सोर्सेस होगा, बिफोर डायरेक्ट टैक्स इन ऑन ईयर, इसमें क्या होगा, और सोर्स दिया जाएगा, मतलब ये इसमें क्या होगा, पर्सनल टैक्स भी लगेगा 1 साल के अंदर आपको। इसमें क्या पर्सनल, इसमें क्या आपको पर्सनल इनकम में, इसमें क्या नेशनल इनकम में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो है कारपोरेट प्रॉफिट होगा, कारपोरेट टैक्स हो जाएगा, सोशल सोसाइटी जो इसमें क्या होगा, सोशल सोसाइटी कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब सोशल सोसाइटी भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। ट्रांसफार्मर पेमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिबेट होगा, इसमें क्या इंटरेस्ट पब्लिक भी जो है ना, इंटरेस्ट मतलब आपने देखा ना कि इंटरेस्ट कहीं से लिया, ब्याज पे लिया और फिर उसको ब्याज दर पे आप लौटा रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये चीजें हो गई आपको इसमें आ गया। अब आइए इसी में आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम्स में आपको क्या है, इसमें हो गया इनकम क्या है, कैन बी द स्पेंट ऑफ कंजप्शन होगा, इंडिविजुअल फॉर फैमिलियर्स होगा, इसमें इंडिविजुअल मतलब फैमिली सब कुछ करने के बाद से फैमिली जो है अपनी जो मनी बचाती है ना, उसके बारे में बोला जा रहा है। ये पर्सनल इनकम क्या है, माइनस पर्सनल टैक्स। आप पर्सनल आप बजाइएगा, आप पर्सनल आपको कहीं पे पर्सनल आप कोई जो है व्यापार कर रहे हैं, पर्सनल आप रोजगार कर रहे हैं, तो वहां पे पर्सनल आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अब आइए इसमें राष्ट्रीय प्रोविजन आया, नेशनल डिस्पोजल इनकम। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्सनल के बाद से यहाँ पे राष्ट्रीय आ गया, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय परियोजना आय से अभिप्राय है कि किसी देश की बाजार कीमत पे उसे शुद्ध आय से जो उस देश की व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है, ठीक ना, उस देश की क्या है, उस देश की व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है। इसमें ये याद रखिएगा लोग, किसी देश की राष्ट्रीय पूर्वजय आय, उस देश की राष्ट्रीय आय शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष 20 से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय से जोड़ा जाता है। मतलब क्या है होता है, ये 20 के से प्राप्त चालू हस्तांतरण, जैसे बाहर से जो इनकम आ रहा है उससे जोड़ा जाता है किसी देश को। उसके बाद इसमें तीसरा टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय परियोजना है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये बाजार कीमतों पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे शेष देश से प्राप्त आय चालू से होता है। ये क्या है, ये आपको आ गया राष्ट्रीय परियोजना आय, नेशनल डिस्पोजेबल आय। ये आपको मैंने तीनों टॉपिक बता दिया आपको। एक नेशनल आय में मैंने आपको बता दिया किससे होगा, देश से व्यय के लिए उपलब्ध होती है, जो आय उपलब्ध होगा उससे आपको राष्ट्रीय प्रोविजन डिस्पोजेबल आय। एक होगा जो बाहर विदेश से जो है ना, जो है ये राष्ट्रीय आय शुद्ध अप्रत्यक्ष तथा शेष 20 से प्राप्त होता है। ये हो गया राष्ट्रीय प्रोविजन। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, बाजार कीमतों पर निर्भर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उत्पाद से ये आपको क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है। आपको ये आगे प्राइवेट इनकम में आ जाइए, मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में मैं आपको प्राइवेट इनकम थोड़ा सा, प्राइवेट इनकम में आ जाइए। प्राइवेट इनकम कैसे, मैंने पहले भी बताया, ये प्राइवेट इनकम है फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट फैक्टर, नेशनल डिबेट इंटरेस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब अब्रोड से जो आ रहा है, ठीक ना, अनसेंट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये क्या हो रहा है, नेट के थ्रू आ रहा है, बाहर से आ रहा है, जैसे आपने देखा कि वहां से किसी के सोर्स के थ्रू पैसे आ गए, नेट से आ गए आपको, आपने देखा है। आप तो खैर आप बैंकिंग करंट में जब आइएगा तो आपको गूगल पे हो गया, आपको जो बोला जाए पेटीएम हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आ रहा है। प्राइवेट इनकम क्या, जो बाहर से आय आती है वो प्राइवेट है, जैसे बाहर लोग काम कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं अपने इनकमों को चोरी छुपे करके कि मेरा इतना इनकम हो रहा है जिस पे टैक्स ना लगे। तो ये सब चीजें जो है आपको, ये मैंने आपको ये बताया। आज आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक में। चलिए थैंक्स आपको, गुड लक, थैंक्स, बाय।